हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं और जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने होंगे। नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, 1 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होती है, तो 1 टेस्ला इसका डिफाइन ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, लॉज ऑफ फ्लेमिंग। ठीक है। नंबर 9, मोटर एंड जनरेटर। और लास्ट, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। तो ये हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में रिवाइज करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले लेते हैं मैग्नेट क्या है। मैग्नेट उस मटेरियल को कहा जाता है जिसमें बिट्स ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट कर रहा है? वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी दिखाए, ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। अब यहां पर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक वो मटेरियल होता है जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैव कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ आयरन। आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्षमता जब कोई मटेरियल दिखाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है ये। तो अब मैग्नेट के यहां पर 2 पोल्स दिखाए जाते हैं, ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होगा, है ना, जिसमें ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करती है, ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेट और मैग्नेट के आसपास
का जो एरिया है उससे रिलेटेड दो टॉपिक कवर होते हैं कि भाई आपका मैग्नेट क्या है, एक वो मटेरियल जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, और कितना एरिया, भाई 1 किलोमीटर या 50 मीटर या 100 मीटर या 1 मीटर, तो वो मैग्नेट के साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेट के आसपास का जो एरिया है, जिस रेंज में वो अपना असर दिखाती है चीजों को अट्रैक्ट करने का या रिपल्शन कराने का, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप एक बात सोचिए कि मैग्नेट के आसपास जो एरिया बना है ना, तो किसी वजह से बना होगा। तो होता क्या है कि मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से रेज स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ऑफ फोर्स विच ऑलवेज इनिशिएट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। आप इसके लिए इस तरह से डायग्राम दिखा सकते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ एंट्री हो रही है, तो आप एरो लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो एरो से थोड़ा क्या होता है ना कि डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि भाई हाँ किससे किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। एक दो सर्कल और बना दीजिए आप। तो मैग्नेट और उसके आसपास का एरिया, और जो एरिया बन रहा है किन लाइंस के जरिए बन रहा है, तो ये दो चीजें कवर होती हैं यहां पर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक वो मटेरियल होता है जो किसी भी आयरन या आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। सिंपल सा है, आयरन ऑक्साइड इसके लिए केमिकल नाम दिया जाता है। बाकी आप इसमें यह कह सकते हैं कि इसके आसपास जो एरिया होगा जिसमें हम अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी मैग्नेट के आसपास का एरिया जिसमें आप अट्रैक्शन या रिपल्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फील्ड मतलब कि एक वो एरिया जो मैग्नेट के आसपास है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। पर ये एरिया डिजाइन कैसे हुआ, किन लाइंस के जरिए हुआ, तो उनका नाम आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक वो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं या वो लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं किसी भी मैग्नेट के, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैग्नेट दिखाई गई है, इसके जरिए ये लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई जा रही हैं। डायरेक्शन आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड अ मैग्नेट। लेकिन अगर आप इनसाइड अ मैग्नेट की बात करते हैं तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला क्या है? देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब लेते हैं इसमें, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा आप। तो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है ये आपको क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही कुछ प्रॉपर्टीज आप नोट कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, आउटसाइड अ मैग्नेट, ठीक है, आउटसाइड मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व क्रिएट करती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये बात आती है यहां पे प्रॉपर्टीज की, है ना, कि भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, आपस में। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और आप याद रखेंगे,
मैक्सिमम एट्रैक्शन, मैक्सिमम जो पावर देखी जाती है, मैक्सिमम जो पावर होती है वो कहां पर होती है? एट पोल्स। ठीक है, मैक्सिमम पावर कहां देखी जाती है? मैग्नेट की पोल्स पर। अब पोल्स आपको मालूम है दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसको भी आप सेकंड टॉपिक में ही ऐड कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 टेस्ला। 1 टेस्ला किसे कहते हैं? नंबर 3 1 टेस्ला। देखिए सबसे पहली बात, टेस्ला इसके लिए कैपिटल टी सिंबल डाला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 1 टेस्ला हम कह सकते हैं, लेकिन कब कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है ना कि यूनिट को हम 1 टेस्ला कह सकते हैं, लेकिन कब? जब कुछ कंडीशन क्लियर हो पा रही हो। सबसे पहली कंडीशन, 1 कूलाम का चार्ज होना चाहिए, मूव कर रहा हो परपेंडिकुलरली, मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज कितनी वैल्यू का होना चाहिए? 1 कूलाम। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है ना। ठीक है, तो 1 कूलाम का चार्ज जब मूव करता है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में और एक्सपीरियंस करता है ना, क्या एक्सपीरियंस करता है? 1 न्यूटन की फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स। तो जब कोई 1 कूलाम का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 न्यूटन की फोर्स को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 1 टेस्ला होगी। तो 1 टेस्ला इज अ यूनिट, 1 टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, 1 टेस्ला is a unit of magnetic field line at a point where a charge of 1 coulomb move perpendicularly to the magnetic field line and experience a 1 Newton force at that point. क्लियर? तो ये हमारे पास एक डिफाइन है जो क्लियर होना चाहिए, इसमें क्या क्या कंडीशन आ रही हैं 1 टेस्ला के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में उसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है नंबर 4, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए टाइप ऑफ कंडक्टर को स्टार्ट करने से पहले कि भाई कितने तरह के होते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कंडक्टर होते क्या है। कंडक्टर उन मटेरियल को कहा जाता है जिससे करंट पास हो जाता है। सबसे पहली बात, जिससे करंट पास नहीं हो पाता है ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिससे करंट पास हो जाता है और इंसुलेटर वो होते हैं जिससे करंट पास नहीं होता है। जैसे आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसकी बाउंड्री पर एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगी हुई है, एल्यूमिनियम में कंडक्टर होता है। तो अगर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप पर हम हाथ लगाते हैं और वहाँ पर या सर्टेन डिस्टेंस पर कोई वायर वगैरह वहाँ पे टच हो रही है तो हमें करंट लगेगा, ठीक है। या हम फ्रिक्शन के जरिए करंट जनरेट करते हैं तो चार्ज डेवलप करते हैं, तो वो करंट जो है वो चार्ज जो है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहता है, वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर ये माइका वाली जो शीट है ना, जिसका मिडिल सेक्शन है, यहाँ पर आपने इसको फ्रिक्शन कराया, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब कराएंगे तो चार्ज मान लेते हैं इस एरिया में डेवलप हुआ, पर ये कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा, है ना। ये चार्ज ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो चार्ज दो तरह का होता है, एक तो बाउंड चार्ज और एक फ्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन वो जो करंट को फ्लो कराते हैं, है ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो जो नहीं मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, जो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है,
इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है, जिसमें नंबर फर्स्ट आप ले सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम इलेक्ट्रिसिटी का जब रिवाइज करेंगे ना तो उसमें देखेंगे ना, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे ही हमारे पास कोई व्हाइट बोर्ड है, उसका एक सेक्शन ले लेते हैं, और ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ये एल्यूमिनियम की है, ये तो कंडक्टिंग हुई, लेकिन इसके जो बीच का एरिया है ये सब क्या है, इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है इससे, है ना। तो अब यहां पर अगर आपने किसी तरह से, एक ही तरीका होता है वो मालूम है आपको, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बेस पे, रबिंग के बेस पे चार्ज डेवलप कर भी दिया, तो ये चार्ज ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा ट्रेवल? क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और इसके जरिए अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसे बोलेंगे करंट। तो चलिए, कंडक्टर के बारे में आपको इतना पता चल गया है, ये ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसमें। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर में तीन हमें स्ट्रक्चर कवर करनी होंगी। ए, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, इस पर वैसे हमारी डिटेल वीडियो भी गई है, आपने उसको देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। स्ट्रेट वायर कंडक्टर। अब स्ट्रेट वायर कंडक्टर जो होता है, इसमें एक आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम के बाद उसमें किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें समझना होगा। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। यहां पर आप बैटरी लगा देना इसे। अब देखिए, इसमें ये स्ट्रेट वायर कंडक्टर है जिसमें बैटरी बनी हुई है, 2 सेल वाली बैटरी है। पता कैसे चलता है? बहुत आसान तरीका है, एक छोटे वाली स्टिक होती है और एक बड़े वाली स्टिक, इनको मिलाकर, हालांकि स्टिक नहीं होती, इलेक्ट्रोड्स होती है ना, पर फिर भी समझने के लिए, तो छोटी और एक बड़ी स्टिक को मिलाकर आप एक सेल बोलते हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट सेल, तो एक ऐसी बैटरी है जिसमें 2 सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, या 2 सेल वाली बैटरी है ये। यहां पर अब माइनस और ये प्लस, तो ये तो आपके पास एक बैटरी का कनेक्शन हुआ है ना। अब देखिए, आपको मालूम है करंट की डायरेक्शन, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई करंट की जो डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, अगर आप इस वायर को देखते हैं तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वर्टिकली अपवर्ड जाता है किसी भी स्ट्रेट वायर में, अगर आप चेक करते हैं तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, वो हमेशा कैसी बनती हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए एक रूल भी होता है, वैसे वही बताता हूं मैं आपको। ऐसे 2 या 3 सर्कल बना देंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हैं। ठीक है, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं हम उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जब करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनती हैं, और अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, आप कोई ऐसी वायर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ये क्लॉकवाइज सिस्टम दिखाती हैं। अब इसके लिए देखिए तरीका क्या होता है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया राइट हैंड थंब रूल। आप अपने अपने राइट हैंड को यूज कीजिए, थंब को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, है ना, तो फिंगर्स ऐसे कर्लिंग कंडीशन दिखाती है ना, ऐसे मुड़ी हुई कंडीशन में। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है, ये थंब है ना, तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोचिए कैसे, आप पहले ऐसे बनाइए, है ना, और फिर ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नेल्स जो होते हैं ना, नेल्स, वो इंडिकेशन देते हैं, एज अ हेड पार्ट है वो एरो का, है ना। तो कर्लिंग फिंगर में जो नेल्स होते हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किस तरफ मूवमेंट हो रही है। तो देखिए ऐसे मूवमेंट हो रही है, और फिर आप उसे क्लॉक के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको वहां पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना है। और मैक्सवेल का राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसमें क्या बताया जाता है कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है किसी भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर से, तो आप अपने राइट हैंड थंब का इस्तेमाल करते हैं, थंब एज अ इंडिकेशन ऑफ या फिर मूविंग चार्ज, है ना, या इंडिकेशन ऑफ करंट।
और फिंगर्स इंडिकेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको यहां पर साइड में मैं बना देता हूं, ऐसे यहां पर बना लेते हैं। ठीक, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? इस तरह से देखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट जाता है नीचे की तरफ, बाई चांस अगर आप कहते हैं कि भाई कोई स्ट्रेट वायर कंडक्टर है जो आपने सेलेक्ट की हुई है और करंट टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहा है, तो आप मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को इन डायग्राम के जरिए भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें तो हमने क्या लिया कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस साइन यहां पर मानिए आप, माइनस साइन यहां पर है। ठीक, बैटरी के लिए दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी तो वो हमेशा कैसे रहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम की तरफ है तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, इसमें यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो इसके जरिए जब बनेंगी तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? ऐसे राइट हैंड को इस तरह से कर दीजिए आप, है ना। तो करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देखिए फिर कैसे क्लॉकवाइज सिस्टम में आ गई है ना। तो यहां पर आप जो डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, ये क्लॉकवाइज सिस्टम। ठीक है, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी हमारा यहां पे कवर हो गया है। तो अब बात चल रही थी स्ट्रेट वायर कंडक्टर की। तो स्ट्रेट वायर कंडक्टर में आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे होगा, है ना। या फिर डायरेक्टली भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई डाउन टू टॉप की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसी का उल्टा करेंगे तो फिर वो क्लॉकवाइज सिस्टम बन जाएगा। अब इस टॉपिक में आपको 2 पॉइंट कवर करने होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या जो मैग्नेटिक पावर है एक तरह से, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं कैसे? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं ना कि करंट अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के लिए? डिस्टेंस के। ये मैं आपको क्लियर करा देता हूं अभी कि डिस्टेंस किस तरीके से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ये उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के लिए। देखिए जैसे हमने 2 पॉइंट डिसाइड किए यहां पर, एक पॉइंट ये है, इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, और एक पॉइंट ये है, इसको आप बी पॉइंट मान लीजिए। ये सेंटर है। तो सेंटर से कितनी दूरी पर पॉइंट आप डिसाइड कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस कम है, अगर रेडियस कम है तो मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो मैग्नेट का इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो सेंटर से कितनी दूरी पर आप उस पॉइंट को डिसाइड करते हैं, या वो पॉइंट कितनी दूरी पर एग्जिस्ट करता है सेंटर से, है ना। सेंटर मतलब जो सेंट्रल लाइन है जहां से करंट पास आउट हो रहा है ना। तो करंट से एक्चुअल में कितनी दूरी पर आप पॉइंट डिसाइड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड पावर देखी जाती है। तो ज्यादा डिस्टेंस कम पावर, कम डिस्टेंस ज्यादा पावर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंडक्टर में बी। ये स्ट्रेट वायर कंडक्टर था, तो नेक्स्ट लेते हैं नंबर बी। लूप वायर कंडक्टर। ठीक है, लूप वायर कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल भी कह सकते हैं आप। ये हमारा है बी। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में ना 3 कवर करने होंगे, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, लूप वायर कंडक्टर और एक सोलेनॉइड। अब देखिए लूप वायर कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ईजी है। एक ऐसे आप सर्कल बनाएंगे और यहां पर ये बैटरी का कनेक्शन हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से करंट जा रहा है। तो करंट अगर फ्लो करेगा तो वहां पर ऐसे फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए पहले क्या होता था ना कि करंट
और मैग्नेट को थोड़ा अलग अलग माना जाता था, लेकिन अब उनका आपस में रिलेशन बना दिया गया है, जिसके लिए एक टॉपिक भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। नंबर 5 इससे नेक्स्ट ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही कहा जाता है कि भाई जहां पर करंट है तो वहां पर उसके आसपास जो एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है ना। और यहां तक कि बल्कि कुछ फैराडे वगैरह साइंटिस्ट आए थे तो उन्होंने बताया भी था कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप उसमें लगातार डिस्टर्ब करते हैं या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के आधार पर, तो वहां पर करंट डेवलप भी हो जाता है। माइनर वैल्यू होती है पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये लूप वायर कंडक्टर है, तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर क्लॉकवाइज सिस्टम। ये क्लॉकवाइज सिस्टम हुआ। ये डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा आप, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से हम मैग्नेट की पावर को बढ़ा सकते हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो सेम है, करंट को ज़्यादा आप अगर पास आउट करते हैं सर्किट से तो मैग्नेटिक फील्ड पावर बढ़ जाती है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की। रेडियस कैसे, ये जो लूप बन रहा है ना, इस लूप को आप ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर लूप ज़्यादा बड़ा बनता है तो रेडियस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टोटल इफेक्ट जो होता है मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिक्रीज हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हाँ मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। किसी भी वायर से जब करंट पास आउट होता है उसके आसपास भी एक एरिया जनरेट होता है जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टी देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोलकर चल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये 2 पॉइंट है जिसके आधार पर आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट, नंबर सी, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में एक स्पेशल डिजाइन होता है कुछ इस तरीके का। ये बैटरी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, है ना। अब इसमें होता क्या है कि सोलेनॉइड है क्या, सोलेनॉइड एक ऐसी शेप को कहा जाता है जिसमें आप टर्न क्रिएट करते हैं। किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने रैप किया किसी प्लास्टिक रोड पर, है ना, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक की कोई रोड है, मार्कर ले लेते हैं, कोई वायर लेंगे आप और उसको ऐसे रैप कर देंगे इसके ऊपर, तो टर्न्स बना दिए जाते हैं उसमें ना। तो सोलेनॉइड क्या है, एक वो कंडीशन है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर में टर्न क्रिएट किए जाते हैं जिससे कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बढ़ सके, है ना। ये करंट की डायरेक्शन, तो ये वायर जो है इस तरीके से ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है, फिर नीचे और ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। तो सबसे पहले आगे की तरफ आ रहा है, फिर पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो इस वाले ट्रैक को आप डॉटेड बना देंगे और इधर वाले को कंटिन्यूस रखेंगे। डॉटेड मतलब एक तरह से बैक साइड वाले पार्ट को इंडिकेट करता है। और ये इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। सही है। तो अब होता क्या है इसमें कि जब आपने वायर को ऐसे टर्न दिया पीछे से आगे की तरफ, फिर ऐसे टर्न कर गए, फिर इधर, तो सबसे पहला जो टर्न आ रहा है ना वो आगे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप साइड से देखेंगे, है ना, तो कैसा पैटर्न बन रहा है यहां पर, सोचिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न में फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए बल्कि एक तरीका भी है, ऐसे ये एन और एक ऐसे एस, यहां पर ऐसे मार्क लगाया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम ना, तो नॉर्थ पोलैरिटी आती है। क्लॉकवाइज सिस्टम है, करंट के फ्लो करने का अगर तरीका कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज सिस्टम में है, तो मुझे क्या बोलेंगे, कौन सी पोलैरिटी आएगी, साउथ पोलैरिटी, ठीक है। तो जब करंट यहां पर ऐसे आ रहा है, इस तरह से आएगा और फिर आगे की तरफ, फिर उधर की तरफ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी पोलैरिटी कहां पर आनी चाहिए। याद रखिएगा इसको, बल्कि ऐसे लाइंस बना दीजिए आप कि भाई ये
क्लॉकवाइज पैटर्न हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न हुआ, और ये बन जाएगा क्लॉकवाइज पैटर्न। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंडक्टर हुए 3, स्ट्रेट वायर कंडक्टर और लूप वायर कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल भी कह सकते हैं उसको, और नंबर 3 सोलेनॉइड। लेकिन इसमें हम किस तरह से पावर को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक पावर को? सबसे पहले तो आप वही ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट की। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और 1 डिवाइड बाय नंबर डाल दीजिए बल्कि इसमें आप, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ टर्न। तो टर्न जितने ज्यादा बनाएंगे आप तो उतना ही बेस्ट रहेगा, और टर्न ज्यादा तो होने चाहिए और पास पास होने चाहिए, उनके बीच में दूरी ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। सही है। नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है ना। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जिसको हम कैसे तैयार करते हैं कि आप सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर टर्न करते हैं तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है ना। दूसरी खास बात, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया जाता है। When we wrap insulated copper wire on soft iron core, ये बात जरूर याद रखिएगा आप, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आप सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं और एक पूरा सोलेनॉइड मेंटेन कर देते हैं, तो आप सिंपल समझिए कि सोलेनॉइड में जो हमने टर्न बनाए थे ना, तो उसमें जो कैविटी थी वहां पर आपने क्या किया हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर को डाला हुआ है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर को जब हम उसमें डाल देते हैं तो एक जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि ये करंट की बेस पे जनरेट की जा रही है। फायदा क्या होता है? देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज कर रहे हैं हम? कोई और मटेरियल तो ले सकते थे। फायदा ये है इसका कि जिस समय आप उसको शट डाउन करना चाहते हैं, पावर को ऑफ करना चाहते हैं, तो आप सप्लाई बंद कीजिए, है ना, कनेक्शन को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो तुरंत उसी समय मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बन रहा होता है वो रुक जाता है, तुरंत रुक जाता है। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर के अलावा, है ना, कोई और मटेरियल यूज किया तो वहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस समय आप बंद करते हैं सप्लाई को तो उसके कुछ समय बाद भी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनती रहती हैं, तो एक तरह से डिस्टर्ब्ड ग्राफ तैयार होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या? एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को काफी बढ़ा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं ये, और सॉफ्ट आयरन कोर के बेस पर जिसको तैयार किया जा रहा है। कैसे तैयार किया जा रहा है? सोलेनॉइड और सॉफ्ट आयरन कोर इनका इस्तेमाल करके। ठीक है, सोलेनॉइड तो सिंपल पता है आपको कि भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने टर्न दिए, है ना, लेकिन उस टर्न के अंदर आपने क्या अटैच कर दिया है? सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोल्स को आप चेंज कर सकते हैं। पोल्स कैन बी चेंज्ड। पोल्स को आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई? आप सोचिए, जो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती थी ये वाली, इसमें पोल्स थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें आप बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दीजिए तो जो क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, है ना। तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो नॉर्थ पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी इसमें बदलाव आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना अभी लास्ट टॉपिक में, एन और एस के बेसिस पर। तो ये हमें क्या बताते हैं? एन और एस ये आपको एक पैटर्न बताते हैं। ये कैसा पैटर्न है? किस तरह का पैटर्न बन रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये वाला सिस्टम कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होते हैं, जब क्लॉकवाइज पैटर्न होगा तो साउथ पोलैरिटी आएगी और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लगी है काफी जगह। जैसे कोई हैवी लोड आपको शिफ्ट करना है तो पहले क्या होता था ना, ऐसे वुडन स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था, उस पर एक रोटर टाइप से लगाते थे और चैन वगैरह के जरिए उसको खींचते थे, काफी सारे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता। लेकिन अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं।
तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट डायग्राम के बेस पे पावर को बढ़ाएंगे, है ना, और उसके आधार पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है बहुत आसानी से। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है ना, तो आप एक तो हैवी लोड को शिफ्ट कर सकते हैं। पहले चलता था सिस्टम मैनुअल वाला, जिसमें एक रोटर वगैरह लगाते थे वुडन की स्टिक्स के ऊपर और फिर उसको शिफ्ट करते, काफी सारे व्यक्ति मिलकर, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पर हम इस काम को करते हैं और बहुत कम समय में हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लव्स वगैरह भी आते हैं ना, आप किसी चीज को ग्रिप में लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि धूम मे बी 2 में, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो दिखाया हुआ है, तो वहां पर क्या ना, आप उसको ग्रिप में ले लेते हैं, ठीक है। और तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज मेडिकल साइंस में भी देख सकते हैं। आइज में कोई फाइन पार्टिकल्स है ना, आयरन पार्टिकल चला जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी इंजरी वगैरह हो जाती है। अब उस फाइन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए भी आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे एमआरआई भी सुना होगा आपने। एमआरआई एक टेक्निक है और मेडिकल साइंस में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि एमआरआई कराने के लिए जिस पेशेंट को एंटर कराया जाता है रूम में, तो वहाँ पर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की स्ट्रिप की, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना, और इन सब चीज़ों को या कॉइन्स वगैरह उनको बाहर रखवा दिया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती हैं ना, जिनकी हेल्प से ये टेस्ट किया जाता है बॉडी का। तो ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ रही हैं इसकी। तो खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको क्लियर हुआ, एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसमें पावर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पोल्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे बनाया जाता है? सॉफ्ट आयरन और सोलनट का इस्तेमाल करके। तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हुए होंगे। तो यहीं पर हमारा 6th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। एक बार थोड़ा सा पॉइंट नेचुरल मैग्नेट का और ले लेते हैं। नेचुरल मैग्नेट में आप पोल्स चेंज नहीं कर सकते हैं, पावर्स फिक्स होती है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आता है वहां पर। तो ये खास डिफरेंस है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में, है ना। अब परमानेंट मैग्नेट के अंदर आप करंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, वहां पर करंट के बेस पे कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन यहां पर करंट का काफी ज्यादा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर 7। चलिए अब देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखिए यहां पर जो है ना आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अच्छा ये तो हमने वैसे कर भी लिया है, देख लेते हैं एक बार इसको, कोई बात नहीं। इसमें आप ऐसे 2 कंडक्टर दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन के आधार पर आपको क्या क्रिएट करना होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ठीक है। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा। आप ऐसे इसे थंब के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं ना। करंट ऊपर जा रहा है तो देखिए इस तरह से कर्लिंग फिंगर्स होती है ना, उसमें नेल्स डायरेक्शन का इंडिकेशन देते हैं कि किस तरफ वहां पर मूवमेंट होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका जो है करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो थंब को नीचे की तरफ कीजिए तो ये आपका आ जाएगा क्लॉकवाइज सिस्टम, है ना, क्लॉकवाइज। तो ये तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्लियर हुआ। बाकी आपने इसको कैसे यूज करते हैं वो स्ट्रेट वायर कंडक्टर वगैरह में समझा भी है। अब देखते हैं एक बार नंबर 8। फ्लेमिंग के क्या नियम थे? तो उसमें 2 नियम दिए गए थे, एक तो लेफ्ट हैंड के बेसिस पर और एक आता है आपका राइट हैंड के बेस पर, है ना। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अकॉर्डिंग तो आपने क्या करना है, थंब को स्ट्रेच करना है, ठीक है। जैसे आप थंब को स्ट्रेच करेंगे तो ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर, थंब को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ये इस तरह से अरेंज करनी है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए इस तरीके से परपेंडिकुलर आ रही है, ऐसे भी परपेंडिकुलर लग रही है आपको, और सेम इस तरीके से भी। तो 3 ये जो हमारे पास फिंगर्स हैं, इसमें एक थंब है और एक फर्स्ट फिंगर है और एक आपके पास सेकंड फिंगर है। सेकंड फिंगर को आप सेंटर फिंगर बोल दीजिए। तो जो फर्स्ट फिंगर होती है वो हमेशा इंडिकेशन देती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए सिंबल आप यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपिटल बी, है ना। कौन सा? कैपिटल बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अपनी डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंडिकेशन कौन देता है? फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और जो सेंट्रल फिंगर होती है, सेंट्रल फिंगर जो बड़े वाली उंगली होती है, ये किसका इंडिकेशन देती है? डायरेक्शन ऑफ करंट का। तो डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंडिकेशन दे रही है फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर करंट का इंडिकेशन देती है, और ये जो थंब होता है, थंब इंडिकेशन देता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड में भी है और सेम यही पैटर्न चलता है राइट हैंड में भी। बस क्या होता है ना कि जो रोटेशन सिस्टम है
उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, अदरवाइज दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। और इनका मोटर और जनरेटर में काफ़ी यूज़ भी आएगा। अभी लास्ट टॉपिक आने वाला है हमारे पास। तो क्लियर हुआ, फ्लेमिंग एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो रूल दिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसमें थंब को जब आप स्ट्रेच करते हैं लेफ्ट हैंड में या फिर राइट हैंड में, तो फर्स्ट फिंगर और जो सेंट्रल फिंगर होती है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अब जो थंब होता है वो इंडिकेशन देता है मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कि किस तरह का पैटर्न होना चाहिए वहां पर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब चीजें। और बाकी जो आपके पास फर्स्ट फिंगर है वो इंडिकेशन देती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और जो सेंट्रल फिंगर है या जो सेकंड फिंगर है वो इंडिकेशन देती है डायरेक्शन ऑफ करंट का। क्लियर? इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। तो अब मोटर देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मानिए आप, एक ऐसा डिवाइस मानिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पंखे में मोटर लगी होती है, मिक्सी में मोटर लगी होती है, वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है। ये जितनी भी हमने एग्जांपल लिए इन सभी में मोटर लगी होती है ना। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर हुआ। अब इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है ये हमें समझना है। तो जब आप चाहते हैं कि भाई पंखा चलाना है हमें, है ना, तो स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। अब वो किस में चेंज हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना ये काम होता है मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या हुआ? मोटर के लिए प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक को किस में चेंज करना? मैकेनिकल में। किस में चेंज करना? मैकेनिकल में। लेकिन अगर हम इसी को रिवर्स करते हैं, देखो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। पर ये काम कौन करता है? जनरेटर। अच्छा, जनरेटर में आपने देखा होगा एक ऐसे आयरन रोड होती है, उसको आप लगाते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं, है ना। तो आपको स्टार्टिंग स्टिमुलस देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी हुई। और भी काफ़ी तरह की अब तो बहुत इसमें वैरायटी आ गई है। एक जैसे रस्सी से होती है, उसको आप रोप को ऐसे रैप करते हैं और फिर झटके से खींचते हैं। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग स्टिमुलस दे रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना ये जनरेटर का प्रिंसिपल होता है। और मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। क्लियर? बाकी आप जनरेटर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब गवर्नमेंट सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटर को, तो वो एक कंडीशन क्या होती है कि भाई सप्लाई नहीं आ रही है, तो आप जनरेटर के बेस पर सप्लाई को जनरेट कर लेते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करके, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे केस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में, उस एरिया में, जिसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं वैसे इसे एक्चुअल में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार बदलाव किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक करंट इंड्यूस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। फिर उस इंड्यूस्ड करंट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास जनरेटर के अंदर बात आती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की साइड से जो सप्लाई आती है वो कौन सप्लाई होती है? एसी सप्लाई होती है। अल्टरनेट करंट होता है। करंट जैसे मैंने आपको लास्ट में एसी डीसी में भी मेंशन किया हुआ है, लास्ट टॉपिक हमारा वो, कि अल्टरनेट करंट होता है और एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट करंट है ये गवर्नमेंट सप्लाई की है ना। और नहीं, तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी अलग अलग कंडीशन होती है कि आपका डीसी मोटर है या एसी मोटर है। मतलब अल्टरनेट करंट पर बेस है तो उसे हम बोलते हैं एसी मोटर, और अगर डायरेक्ट करंट पर बेस है तो हम उसको बोलते हैं डीसी मोटर, है ना। अब ये तो हमने समझा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हालांकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसी मटेरियल्स में से काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्लियर हुआ आपको। इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो एसी मोटर आती है और एक आपका होती है डीसी मोटर। वो डिपेंड करता है, अगर डायरेक्ट करंट पर आधारित है तो उसे डीसी मोटर बोलते हैं, अगर अल्टरनेट करंट पर आधारित है तो उसे एसी मोटर बोलते हैं, ना। और अब बात आती है इसमें, जैसे आपका एसी डीसी एक्चुअल में है क्या।
इसको टॉपिक को यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, फर्स्ट पॉइंट तो आप उसमें फुल फॉर्म वगैरह डाल देंगे ना, नंबर फर्स्ट पॉइंट में कि भाई ये आपका अल्टरनेट करंट होता है और ये आपका डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन इसको कौन प्रोवाइड करता है? ये नॉर्मल सप्लाई है, जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है ना, तो उसमें कौन सा करंट होता है? अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बैटरी प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करती है? बैटरी, तो वो कौन सा करंट होता है आपका? डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक लास्ट डिफरेंस इसमें बनता है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ज्यादा दूर तक आप डायरेक्ट करंट को नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जो अल्टरनेट करंट होता है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। जैसे आपने सुना होगा टेहरी डैम है ना, मतलब उत्तराखंड की तरफ एक डैम जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है और हाई टेंशन वायर्स के जरिए उसको यमुना पावर लिमिटेड या फिर काफी एक क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है करंट को। तो ये कौन सा करंट होता है? ये अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कराना पॉसिबल इसमें है क्योंकि पावर काफी हाई होती है, और यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता है डायरेक्ट करंट में, याद रखिएगा आप। और जो घर में सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है, ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें क्लियर हुई और हमने 9th टॉपिक भी कवर कर लिया है और 10th भी क्लियर हो गया है। अब छोटे छोटे से 1-2 पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक यहां पर टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक एरिया होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक एरिया जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस होती हैं, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर एरिया जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस हो रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल होता है वो क्या है? बी कैपिटल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, इसीलिए। इंड्यूस्ड करंट किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में आने वाले बदलाव की वजह से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हो, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप बार बार चेंजेस कर रहे हैं, है ना, लगातार चेंजेस कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा चेंजेस होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आधार पर करंट जनरेट होता है। और इसके बारे में किसने बताया था? फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशन भी दिया था, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500, ठीक है, 96500 कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है ना। तो ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है। और बाकी माइकल फैराडे का कहना क्या था? उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई आप मैग्नेट के कोई पोल्स लेते हैं, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी यहां पर, जाहिर सी बात है, इस तरीके से। अब इसमें अगर आप बार बार चेंज करते हैं ना, आपने कोई वायर ली, ऐसे कोई वायर ली और उस वायर में यहां पर कनेक्शन दिखाया गैल्वेनोमीटर का, तो बैटरी तो नहीं लगी ना यहां पर, है ना, बैटरी नहीं लगी है। तो क्या होता है, अगर आप इस वायर को लगातार ऐसे अप डाउन मूवमेंट कराते हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है डिस्टर्ब होती है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स है। ये क्या है? फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स इज एन एरिया, फ्लक्स इज एन एरिया थ्रू विच द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस, जिससे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरती हैं। तो फ्लक्स में आने वाला बदलाव, फ्लक्स में आने वाला बदलाव रेस्पॉन्सिबल होता है करंट को जनरेट करने के लिए। और ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना। माइकल फैराडे ने एक रिलेशन दिया और साथ में यह बताया कि कैसे आप करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं फ्लक्स में बदलाव के आधार पर। अब कैसे? 2 पोल आपने लिए, 2 ही पोल होते हैं मैग्नेट के ना। ये एक सिंगल मैग्नेट है, अलग अलग की जरूरत नहीं है आपको। एक यू शेप मैग्नेट लेंगे आप, तो उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा, जिससे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो उस फ्लक्स में बदलाव करते रहना है आपको, है। तो वायर को आपने लिया, कोई बैटरी नहीं है यहां पर, सिंपल एक इंडिकेशन आपको मिल पाए इसके लिए आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक काफी सेंसिटिव डिवाइस होता है जो माइनर वैल्यू को भी रीड आउट कर लेता है, क्योंकि एमीटर नहीं कर पाता है उसको,
ठीक है। तो आप फ्लक्स में लगातार चेंज करेंगे, जिसके आधार पर क्या होगा, इसमें एक निडल लगी होती है, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी और उसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई करंट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर हुआ? इंड्यूस करंट पता चल गया आपको। अब एक लास्ट चीज छोटी सी, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए कुछ आप ऐसे स्टैंड बना दीजिए इसका कुछ। कोई बैटरी लगी हुई है ना, HG मरकरी है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये एक यू शेप मैग्नेट है, उसके बीच में आपने एक मेटल प्लेट लगाई हुई है और जिसमें मरकरी की फिलिंग वगैरह की है आपने। तो अब क्या होता है कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे एरो डाल दीजिए आप, ये ऐसे यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक। बाकी चीज़ें लगाई हमने, मेन चीज़ें यहाँ पर शो कर दी हैं सिर्फ। बाकी इसमें रियोस्टेट वगैरह लगा सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आपको मालूम भी होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जो चलता है दूसरा नाम। तो क्या होता है जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सोचिए यहां पर इस तरह से पैटर्न बनेगा, यह ऐसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, यहां से। तो करंट यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे चल रहा है इस तरीके से। तो सोचिए ये वाला सिस्टम किससे मैच कर रहा है, एन या एस? तो एन से मैच कर रहा है। ये जो इस तरह से डिजाइन में बनाया जाता है थोड़ा जानबूझकर, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी आ सके, है ना। तो करंट आपका इस पैटर्न में फ्लो कर रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, नॉर्थ पोलैरिटी आती है। तो ये जो मेटल प्लेट है ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह से बिहेव करेगा। और नॉर्थ की तरह से अगर बिहेव करेगा तो पूरा सेटअप सा ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट इधर की साइड होती है, ऐसे। क्लियर? तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के जरिए सिर्फ ये समझाया जाता है कि भाई कैसे कोई पोलैरिटी आ सकती है और वो किस तरह से जो एग्जिस्टिंग पहले से ही मैग्नेट है वहां पर उसको अफेक्ट करती है, उसके फील्ड पैटर्न को अफेक्ट करती है ना। तो ये आपका किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट लास्ट टॉपिक था। तो आज के वीडियो में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसको समझा, उसको रिवाइज किया। बाकी इसके सेपरेट वीडियोस भी आ चुकी हैं पार्ट्स वाइज। आपने जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉलिनॉइड है ना, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह है, डिफरेंस है परमानेंट मैग्नेट और आपका नेचुरल मैग्नेट वगैरह, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इस पर हमारी काफ़ी वीडियोस पहले भी जा चुकी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल के लिए। बाकी अगर आपको नोट्स की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट से उसे रीड आउट कर सकते हैं, www.thescienceworld.in। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।